चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन। और पर्टिकुलर इस क्लास में हम लोगों ने बात करना है किस चीज़ के बारे में, एमएम अप्रोच के बारे में। राइट, किस चीज़ के बारे में बात करना है हम लोगों ने, एमएम अप्रोच के बारे में बात करना है कि आपके जो मोदी गिलानी एंड मिल्लर साहब थे, इन्होंने किस तरीके का अप्रोच बताया था डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड, वो चर्चा हम लोगों ने करनी है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। राइट अच्छा, जो आपके एमएम साहब थे, मतलब कि जो एमएम अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट आया, जो डेवलप किया गया, उसके पीछे का मैकेनिज्म था फेलियर कंसेप्ट ऑफ वॉल्टर एंड गॉर्डन। वॉल्टर और जो गॉर्डन के जो फेलियर कंसेप्ट थे, मतलब कि उन्होंने कंसेप्ट तो बताया, लेकिन उन्होंने रिलेवेंस मतलब उनके हिसाब से जो डिविडेंड है वो कंपनी की वैल्यू को बहुत हद तक क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। राइट, कंपनी बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है, किसके हिसाब से, वॉल्टर और गॉर्डन के हिसाब से डिविडेंड डिसीजन। बट एमएम साहब का कहना था यार डिविडेंड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप डिविडेंड दो ना दो, कुल मिलाकर बात तो उतनी पड़नी है। तो इन्होंने डिविडेंड डिसीजन को इररिलेवेंस घोषित कर दिया। बोले इससे मार्केट प्राइस पर फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन हमारे फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिविडेंड दो या ना दो। हाँ, प्राइस जरूर बदलेगा, लेकिन अल्टीमेट जो हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू और जो वर्थ होनी चाहिए वो तो जो की त्यों रहेंगी, उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मानना था। राइट, ऐसा मानना था किसका, एम एम साहब का, मतलब मोदी गिलानी एंड मिल्लर अप्रोच का इस तरीके से कहना और मानना था। ऐसा उनका क्या था, अजम्पशन था। सो नाउ उनके अजम्पशन के हिसाब से अगर हम काम करें या उन्होंने जो बात हमें बताई है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो हमें इस चैप्टर या इस पर्टिकुलर एमएम अप्रोच के अंदर करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें, आप कॉपी पर तो पहले हेडिंग दे दीजिए एम एम अप्रोच या एम एम मॉडल करके। ठीक है, तो हम एमएम अप्रोच या एमएम मॉडल के अंदर क्या क्या बातें करने वाले या क्या क्या डिस्कशंस करने वाले। तो सबसे पहला एमएम मॉडल के अंदर स्टेप नंबर 1, प्राइस निकालते आपको आना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है, आपको क्या कैलकुलेट करते आना चाहिए, कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, जिसे आप P1 से डिनोट करते हो। ठीक है, तो P1 कैसे निकलेगा वो भी सीख लेंगे। पहले मैं आपको P0 निकालना बता रहा हूँ। पहले क्या सिखा रहा हूँ, P0 कैसे निकलता है। तो P0 इज इक्वल टू आपका जो D1 है, D1 मतलब होता है जितना भी आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ये आपका फॉर्मूला हो गया P0 निकालने का। लेकिन मुझे P0 नहीं, मुझे तो किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, मुझे तो सिर्फ P1 की वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी निकाल देंगे हम। तो मैं P1 को अपनी जगह कांस्टेंट रख रहा हूँ, बाकी सबको इक्वल्स टू के इधर क्या कर रहा हूँ, इक्वल्स टू के इधर भेज देते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या कर रहा हूँ, डिराइव्ड कर रहा हूँ। ये P0 अपनी जगह पर कांस्टेंट है, ये 1 प्लस के इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। राइट, और ये डिविडेंड इधर प्लस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिविडेंड माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P1। यानी कि अगर आपको एमएम मॉडल से P1 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P0 इंटू 1 प्लस के ई माइनस डिविडेंड। तो आपको एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगे। राइट, क्या पता चल जाएंगे आपको, एक्सपेक्टेड जो मार्केट प्राइस है करंट में वो कितनी चल रही है, आपको वो चीज क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। राइट, तो होप आपको ये बात क्लियर है। P1 कैसे निकालना, तो एमएम मॉडल के अंदर करंट प्राइस निकालना है आपको। तो आप करंट प्राइस कैसे निकालोगे, P0 इंटू 1 प्लस के माइनस आपका जो भी डिविडेंड हो रहा है वो। राइट, तो ये हो गया P1 का फॉर्मूला। लेकिन एमएम मॉडल यहाँ पे रुकता नहीं है। एमएम मॉडल में हमें आगे एक और कैलकुलेशन करना पड़ता है अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो। राइट अच्छा, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वेदर डिविडेंड आर पेड और डिविडेंड नॉट पेड। वेदर डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड, वेदर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो दो केसेस होते हैं, डिविडेंड या तो देंगे या तो ना देंगे, देंगे या तो ना देंगे। वाओ, देंगे ना देंगे। चलो ठीक है, तो अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड का वैल्यू आएगा, डिविडेंड अगर नहीं दे रहे हैं तो डिविडेंड नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। तो ये जो डी कब माइनस करना, जब डिविडेंड पेड होगा, जब नहीं होगा तो मत करना। डन।
अब जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में हमने करना क्या है, हम लोगों ने फाइंड करना है हाउ मेनी न्यू शेयर्स, हाउ मेनी न्यू शेयर्स issued by, how many new share issued by company, how many new shares issued by company। तो कंपनी ने नए शेयर कितने करने चाहिए, हाउ मेनी न्यू शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फॉर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, फॉर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। कंपनी को जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए कंपनी ये देख रही है कि भैया मुझे कितने और शेयर्स बेचने पड़ेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं एम से। हाउ मेनी न्यू शेयर्स जो है ना, तो न्यू शेयर्स को हम एम से डिनोट करते हैं। एम स्टैंड फॉर न्यू शेयर इशूड बाय अ कंपनी। अब कंपनी ने कितने नए शेयर इशू किया ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा, एक लॉजिकल हम यहाँ फॉर्मूला डेवलप करते हैं उससे पता चल जाएगा, राइट। हम एक लॉजिकल क्या करेंगे, फॉर्मूला डेवलप करेंगे, उस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला यहाँ डेवलप कर रहा हूँ, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ मेनी न्यू शेयर इशूड बाय अ कंपनी फॉर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट की कितने की जरूरत है। पहले आपने क्या देखा, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कितने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, सबसे पहले आपने तो वो देखा। फिर जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था या रिक्वायरमेंट थी उसमें से माइनस कर दिया। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड से आपने माइनस किया, क्या माइनस किया इसमें से, तो इसमें से आपने माइनस किया जितना कमाए थे, मतलब कि अर्निंग, उसमें से जितना कमाए थे उसमें से कुछ डिविडेंड क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो आपको पता चल जाएगा आपके बैलेंस में अब कितना पैसा बचा हुआ। हाँ। मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड में से हमने माइनस करना है हमारे पास कितनी रिटेनिंग है, और जितनी रिटेनिंग हमारे पास होंगी उतना हमें बाहर से फंड रेज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए माइनस कर दिया। तो हमें क्या पता चल जाएगा, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं P1 से, P1 मतलब जो प्राइस चल रहा है, भाव चल रहा है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कितने शेयर्स है जो एक कंपनी ने इशूड करने चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, एम। और लास्ट स्टेप नंबर 3, यहां पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म। तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म अगर निकालना है तो आप उसको चाहे तो एनपीओ के नाम से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको सीधा सीधा वी के नाम से भी दिखा सकते हो, या तो किस नाम से भी दिखा सकते हो, वी, जिसमें भी आप क्या हो कंफर्टेबल हो, आपको वो वर्ड यूज करना, राइट। चलिए आगे बात करूंगा। अगर मुझे क्या निकालना है, NP0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब सॉरी, हाँ, P0 मतलब आपको फर्म की करंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट अभी क्या फर्म की वैल्यू चल रही है आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझना, सुनना, कोशिश करना। आपके पास जो पहले से शेयर रखे रहते हैं उसको हम N से डिनोट करते हैं, बरोबर है। आपने जितने नए शेयर इशूड करना है उसको डिनोट करते हैं M से। तो जब N और M जब दोनों जुड़ जाएंगे, जब N प्लस M दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल मार्केट में कितनी वैल्यू है वो पता चल जाएगा, राइट। इसके अलावा इसमें से अभी देखो ये क्या पता चल गया, ये पता चल गया आपके फर्म की टोटल वैल्यू, लेकिन इस टोटल वैल्यू में से आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में से अर्निंग माइनस करना। भाई इतने की जरूरत थी, इतना तो हम खुद ही कमा लेते, तो बाहर से कितना पैसा लाना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई, फिर इसको हमने डिस्काउंट कर देना है, ये जो वैल्यूज आई है इन वैल्यूज को हमने क्या कर देना है,
डिस्काउंट कर देना है, कितना लेना है डिस्काउंटेड वैल्यू, या फिर यहां पर क्या रेट आना चाहिए 1 + k, 1 + k। चलिए ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए, राइट। किसके लिए फॉर्मूला बन गया, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के, ये आपको एक फॉर्मूला पता चल गया। तो ये था आप लोगों का एक जस्ट ओरली और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल से करेंगे तो शायद मजा ज्यादा अच्छे से आएंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं आपको एमएम मॉडल के एक एग्जांपल की तरफ क्या करता हूँ, लेके चलता हूँ। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं हम, और बात करेंगे कि अगर आप लोगों को एग्जाम में डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, एक तो मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जनरली डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक क्या होता है देखने को मिलता है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जैसा 3 के बी में, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और आप लोगों को वॉल्टर मॉडल से निकालने बोला है। चलो मैं वॉल्टर की तरफ भी आऊँगा, बट अभी फिलहाल इस सेशन में मुझे आपसे बात करनी है किससे रिलेटेड, एमएमएम से रिलेटेड। तो मैं एमएम मॉडल के बारे में बात करूंगा। मतलब मैं फिलहाल में आपको कौन सा क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ इस सेशन के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 3 का डी वाला, राइट। बाकी उसके बाद एक स्पेसिफिक सेशन करेंगे जहां पर जितने भी पेपर के मिसलेनियस क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे क्वेश्चंस क्या करने वाले, हम सॉल्व करने वाले, डिस्कस करने वाले। चलिए तो आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर सवाल लग गया, और सवाल क्या बोलता है, जरा सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो लिखता है टेक्स्ट रोल लिमिटेड हैज 80,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। बेटा आप लोग प्रेजेंटेशन इतना पेपर में गंदा करके आते हो ना कि हमें चेक करने की इच्छा ही नहीं होती है कतई। तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर भी यहाँ पर आप लोगों को समझाकर ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। सबसे पहले आप लिखो, आपको सवाल में क्या क्या चीज दे रखी है, गिवन। तो आप लोगों को टेक्स रोल लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, तो आप लिख लीजिए गिवन में नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जिसको आप डिनोट करोगे एन से। कितने शेयर, 80,000 शेयर। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹15 ईच। करंट मार्केट प्राइस दी है आपको, करंट मार्केट प्राइस का मतलब होता है P0, तो P0 दिया है आपको ₹15 ईच। फिर द कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो है 2,40,000। कितना है, 2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इट्स अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट। आपको एक और चीज दे दिया, कैपिटलाइजेशन रेट, और उसके अलावा कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया है, 20%, 20%, करेक्ट। और उसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिविडेंड पर शेयर। ओके, डिविडेंड कितना दिया है आप लोगों को, ₹2 पर शेयर दिया है क्या। एक शेयर के पीछे कितने का डिविडेंड दिया जाता है, ₹2 का। एक शेयर के पीछे कितने रुपए का डिविडेंड दिया जाता है, ₹2 का। तो क्या आपको पता है आपके पास टोटल जो शेयर्स है वो 80,000 है, तो टोटल डिविडेंड कितना आ जाना चाहिए, टोटल डिविडेंड कितना आना चाहिए, एक शेयर पे ₹2 का डिविडेंड, तो 80,000 शेयर्स पे कितने का डिविडेंड, 80,000 इंटू ₹2 बोले तो 1,60,000। तो टोटल डिविडेंड 1,60,000 का, ये क्या आ गया आपका टोटल डिविडेंड। चलिए यहाँ तक है तो इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। आगे बोलता है यूजिंग एमएम मॉडल फॉर डिविडेंड वैल्यूएशन डिटरमाइन। क्या क्या डिटरमाइन करना है आपको, तो पहली चीज डिटरमाइन करो, बोलता है मार्केट प्राइस निकालो, बोलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब P1 की वैल्यू निकालो, बोलता है। ठीक है भैया, निकाल कर दे देंगे भैया। फिर दूसरा बोलता है 2 केस में करो, बोलता है डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड। तो 2 केस में आपको इसका प्राइस निकालना है, चलो निकालते हैं। और उसके बाद फिर बोलता है हाउ मेनी न्यू शेयर्स
must be issued by the company if dividend is paid and the company need 5,60,000 for approved investment expenditure during the year. राइट तो आपको कितने नए शेयर इशू कर लेना चाहिए, आपको वो भी पूछ रहा है। अगर 5,60,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की बात आ रही है तो दो चीजें आपको निकालना है। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस निकालना है, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। देन उसके बाद कितने नए शेयर इशू करना चाहिए वो भी निकालना है। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 की वैल्यूज हमें पता करनी है। चलिए तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, करंट जो मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले पॉइंट में कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस मतलब P1 कैसे निकलेगा आपका, तो ये निकलेगा P0 इंटू 1 प्लस के माइनस डिविडेंड करके, राइट। तो होप आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कैसे निकालना है। तो हमें मार्केट प्राइस चाहिए और ये मार्केट प्राइस में पर शेयर निकाल के देने वाला हूँ। चाहूँ तो टोटलिटी में भी निकाल सकता था बट पर शेयर में निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास देखो सवाल में P0 दिया है, करंट मार्केट प्राइस है 15 रुपए। 1 प्लस हमारा जो KE है वो है कितना, कैपिटलाइजेशन रेट 20%, तो 0.2। ओके, और डिविडेंड कितना दिया, एक शेयर के पीछे 2 रुपए का। जरा सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू 1.2, चलिए तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है कितना आना चाहिए, 1 रुपए, सॉरी 15 रुपए को अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं 1.20 से तो ये आ जाता है आपका 18 रुपीज़। उसमें से माइनस कर देंगे 2 रुपए का डिविडेंड तो कितना आ जाएगा, 16 रुपए। तो ये 16 रुपए क्या निकला आपका, P1 क्या निकल गया, 16 रुपए आपका प्राइस 1। अच्छा, ये हमने जो प्राइस निकाला कौन से कंडीशन के लिए निकाला, इफ डिविडेंड पेड। अगर डिविडेंड पेड होता है तो वैल्यू कितनी आती है, 16 रुपए आती है। सेकेंड सिनारियो इसी में, इफ डिविडेंड नॉट पेड, अगर मैं डिविडेंड पेड ना करूं तो अब मेरा प्राइस कैसे निकलेगा, तो P1 इज इक्वल टू प्राइस 1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में हम डिविडेंड पेड ही नहीं कर रहे तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0। प्राइस कितना था हमारा, P0 था 15 रुपए और 1 प्लस 0.20 मतलब 20% को प्लस कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए आपका 1.20 माइनस 0 मतलब कि 18 रुपया। तो आपका P1 का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 18 रुपए आ जाना चाहिए था, राइट। तो ये क्या पता चल गया आपको, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड उस केस का प्राइस, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर उस केस का प्राइस। मतलब कि सवाल में हमें जो पहले पॉइंट पर जो दो चीजें पूछा था, ये सवाल के अंदर जो आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो दो बातें पूछा था, इफ डिविडेंड इज पेड, तो हमने जब पेड किया तब हमें 16 रुपए प्राइस का पता चला, जब डिविडेंड पेड नहीं किया तो 18 रुपए प्राइस का पता चला। नाउ अब मैं सेकेंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी कंपनी इशू इफ द डिविडेंड इज पेड एंड कंपनी नीड रुपीज 5,60,000। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट बता दिया क्या, और हमें जो नए शेयर जो कैलकुलेट करना है कौन से कंडीशन में करना है, इफ डिविडेंड इज पेड वाले कंडीशन के लिए करना है, राइट। ये भी हो सकता था इफ डिविडेंड इज नॉट पेड वाले कंडीशन के लिए करो, तो अगर नॉट पेड वाले कंडीशन के लिए करना होता तो वो भी अभी आपको सॉल्व करते करते बता दूंगा। आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो करने जा रहा हूँ, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट में अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें आप लोगों को सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन of how many shares, calculation of how many new shares, how many new share issued by company, right।
कैलकुलेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू शेयर्स इशूड बाय कंपनी इफ, कौन से कंडीशन में निकालना था, डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज पेड, इस कंडीशन के लिए निकालना है। डन। चलो तो कैसे निकालेंगे, तो जो नए शेयर निकालना है उसे डिनोट करते हैं हम एम से, स्मॉल एम से। और अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो भाई मुझे कितने पैसों की ज़रूरत थी, हमें कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, जितने की रिक्वायरमेंट है उसमें से माइनस कर दो, हमने टोटल अर्न कितना किया था, और जितना टोटल अर्न किया था इसमें से टोटल डिविडेंड कितना बांट दिया, तो जो बच गया वो आपकी अर्निंग है, राइट। और डिवाइड कर देने का P1 से, लेकिन P1 कौन से कंडीशन का लेने का, डिविडेंड इज पेड वाले कंडीशन लेने का। और यही अगर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड वाला केस होता तो यहाँ पर जो P1 की वैल्यू आती वो नॉट पेड वाले केस में जो P1 की वैल्यू है उससे आ जाता। चलो इन्वेस्टमेंट 5,60,000 का करना है, माइनस अर्निंग कितनी है हमारी। अगर मैं बात करूं अर्निंग की तो जरा सवाल में आ जाओ भाई, आपको सवाल में अर्निंग भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो आ जाओ सवाल पर। देखो सवाल पे मैंने आपको क्या बोला था, नेट प्रॉफिट कितना होता है, 2,40,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। मतलब कि अर्निंग हमें पता चल गई 2,40,000। उसमें से डिविडेंड कितना देते, एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड देते हैं, तो 80,000 शेयर पे कितने का डिविडेंड देंगे, ऑब्वियस है 1,60,000 का। और मार्केट प्राइस क्या चल रही है, जब हमने इफ डिविडेंड इज पेड, जब हमने डिविडेंड पेड किया उस समय पर हमारी मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है। तो देखो मैंने मार्केट प्राइस दोनों कंडीशन का लिए निकाला था, इफ डिविडेंड इज पेड वाले कंडीशन के लिए भी निकाला जिसका आंसर 16 रुपये था, और इफ डिविडेंड इज नॉट पेड वाले कंडीशन में भी निकाला जिसका आंसर 18 रुपये। फिलहाल में हमें कौन से कंडीशन के लिए करना है, इफ डिविडेंड इज पेड, तो यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए था, 16 रुपये। और इसको अब क्या कर देंगे हम, सिंप्लीफाइड। तो 5,60,000 में से माइनस कर देंगे तो ये 2,40,000 में से 80,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, इसको मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2,40,000 में से माइनस करेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाई 16। अस्सी हजार आना चाहिए ना, यस 80,000। चलिए क्या हुआ यहाँ पर, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। हमने कमाया था 2,40,000, बट उसमें से 1,60,000 का डिविडेंड बट गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमारे पास ये क्या बच गई, हमारी सेविंग। ये एक प्रकार से क्या है, हमारी सेविंग। अच्छा, मुझे टोटल कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी एक कितना, 5,60,000, 5,60,000। उसमें से 80,000 तो हमारे पास ही रखे, 5,60,000 में से 80,000 तो हमारे पास एज सेविंग रखे हुए। तो इस 5,60,000 में से अगर हम 80,000 मतलब अपनी सेविंग अगर अलग कर दें तो बाहर से मुझे कितना फंड रेस करना पड़ेगा, तो बाहर से या दूसरे से 4,80,000 इतना पैसा मैंने बाहर वाले से रेस करना है। और एक शेयर का भाव कितना चल रहा है बाहर, 16 रुपया, तो डिवाइडेड बाय 16 रुपया करेंगे तो आपको नए शेयर्स की प्राप्ति हो जाएंगी कि नए शेयर्स कितने आने वाले, कितने आने वाले, 3 लाख शेयर्स आने वाले, राइट, सॉरी 30,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो 30,000 आप लोगों को नए शेयर इशू करना पड़ेगा इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड वाले केस से करें। अच्छा, नॉट डिक्लेयर्ड वाले में क्या फर्क पड़ता है, सब चीज़ सेम आती, जरा ध्यान देना, नॉट डिक्लेयर्ड में डिविडेंड का अमाउंट 0 हो जाता, और ये जो 18 रुपये है ये भी चेंज होकर कितना हो जा, सॉरी ये जो 16 रुपये है ये 16 रुपये भी चेंज होकर कितना हो जाता आपका, ये आप लोगों का जो 16 रुपये मार्केट प्राइस दिया था, अगर आप नॉट पेड वाले केस के लिए अगर सॉल्व करते तो फिर 18 रुपये हो जाता, क्योंकि नॉट डिविडेंड पेड वाले केस में आपका प्राइस कितना गया था, 18 रुपये गया था, तो वहाँ फिर 18 था, फिर आपकी क्वांटिटी बदल जाती, राइट। हालांकि कभी भी जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो डिविडेंड पेड वाले इसमें से आते हैं, मतलब जैसा कि हमने इस क्लास के अंदर सॉल्व कर रखा है इसी पैटर्न में।
अब एक लास्ट चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट का पार्ट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ फर्म हमारे स्टेप नंबर 3 में क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो NPO इज इक्वल टू, राइट, मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ फर्म। तो NPO इज इक्वल टू M प्लस N मल्टीप्लाइड बाई P1, राइट, माइनस, अच्छा, माइनस हमें जितना इन्वेस्टमेंट करना है उसमें से जितनी अर्निंग हुई है माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। चलो, मेरे पास पहले से 80,000 शेयर्स रखे थे और 30,000 शेयर्स अभी हमने स्टेप नंबर 2 से निकाला है कि हमें और 30,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। एक शेयर का भाव 16 रुपया चल रहा है। हमारी टोटल मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 5,60,000। कितनी है? 5,60,000 टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जबकि अर्निंग कितनी होती है? 2,40,000। तो यानी कि 5,60,000 में से 2,40,000 भी हटा दिया जाए फिर भी 3,20,000 बचेगा, राइट। और अगर मैं इधर की बात करूं तो ये 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 1,00,000। ठीक है, तो ये आपके पास 1,10,000 क्या आ गए? शेयर्स आ गए। और एक शेयर कितने का? 16 रुपए का। तो 30,000 प्लस 80,000 इंटू 16, 17,76,000, राइट। इसमें से माइनस क्या करना है? 32 लाख रुपए, सॉरी 32 लाख बोलता हूँ, 3,20,000। तो आपके फर्म की जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो निकलनी चाहिए 14,40,000 रुपए। 14,40,000 रुपीज़ क्या निकलनी चाहिए? वैल्यू निकलनी चाहिए आपके। अच्छा, इसमें सॉरी मैंने तो डिवाइड किया ही नहीं है। एक मिनट, ये अभी सिर्फ ऊपर का आंसर निकला है, अभी ये सिर्फ ऊपर का आंसर निकला है। डिवाइड किससे भी करना था? 1 प्लस के ई, और के ई कितना था सवाल में? चलो जरा देखो तो के ई कितना दिया है सवाल में। आ जाओ सवाल पे। कैपिटलाइजेशन रेट 20% है, बस हो गया काम। कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 20%, मतलब 1.20 डिवाइडेड बाय 1.20, और इसको भी 1.20। सर ये 1.20 क्या था आपका? 1 प्लस के ई, तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 1.20, तो ये आता है 12 लाख रुपए, राइट। तो ये 12 लाख रुपीज क्या निकल गया? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म हमारा कितना आ जाता है? 12 लाख रुपए। मतलब कि MM मॉडल या MM अप्रोच भी ना पूरा का पूरा फॉर्मूले और ये 3 स्टेप पर बेस्ड है। अगर आपको ये 3 स्टेप्स की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म या फिर जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो निकालने हैं या प्राइस निकालना है MM से, वो आप इजीली क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने इस एग्जाम्पल से आपको कोशिश किया कि एक आपको डिविडेंड पॉलिसी वाला क्वेश्चन क्या कर सकूँ? समझा सकूँ, राइट। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक गॉर्डन मॉडल से सवाल पूछा था आपको, उसके अलावा एक सवाल पूछा था आपको वॉल्टर मॉडल से, राइट। और इधर अगर आप देखोगे तो एक सवाल पूछा था MM अप्रोच से। मतलब कि आप लोगों को तीनों भी अप्रोच इसलिए प्रैक्टिकल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कहीं पर किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, राइट। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है विथ डबल फिजिट, विथ डबल फिगर्स। जैसे 240 था उसकी जगह क्या आ गया? 480 आ गया। रेट सेम है, 2 रुपये डिविडेंड था, क्या आ गया? 4 रुपये। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट 5,60,000 थी उसकी जगह 11-20 आ गया। तो होप ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो, करेक्ट। और रही बात वॉल्टर और गॉर्डन की, तो इसमें मल्टीपल अलग अलग केसेस में सॉल्व होता है, अदरवाइज रेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम। तो इस तरीके से हमने जो ओवरऑल मल्टीपल सेशंस के अंदर कहीं गॉर्डन, कहीं वॉल्टर और कहीं MM अप्रोच के ऊपर क्या किया है? डिस्कशन किया हुआ है। तो होप कि आप लोग एक बार ये सारे डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस को सेल्फ प्रिपेयर्ड करोगे, एक बार सेल्फ आप इनका क्या करोगे? सोल्यूशन करोगे। तो इस सेशन को यहीं पर हम क्या करते हैं? एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पर हम और भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करने वाले हैं?
डिस्कस करने वाले थे, जो कि किससे रिलेटेड है, आपके पेपर से रिलेटेड है, राइट। तो हम लोग अब जो यहाँ से आगे रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा ये पूरा जो यूनिट नंबर 3 है मल्टीपल सेशंस के अंदर क्या होता है, खत्म होता है।